29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में अपनी 128वीं पूर्ण बैठक बुलाई। एजेंडे में था एक मतदान, जिसके तहत ब्रिटिश फिलिस्तीन को 2 आजाद देशों में बांटने का प्रस्ताव था, एक अरब देश और एक यहूदी देश। प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। यहूदी एजेंसी के अधिकांश प्रतिनिधि फिलिस्तीन लौट गए थे, क्योंकि कम लोगों का ही मानना था कि इस प्रस्ताव को पर्याप्त मत हासिल हो सकेंगे। एक अपवाद थे यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि आबा एवीन। वो फिलिस्तीन मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति के संपर्क अधिकारी थे। उन्होंने सोचा कि स्थिति बदल सकती है। एवीन ने बाद में बताया कि उन लोगों ने दुनिया का एक नक्शा लिया, उसे बांटा और प्रतिनिधियों को मनाने में लग गए। कोशिशों के बावजूद उन्हें अभी भी 3 या 4 और मतों की जरूरत थी। समय बीतता जा रहा था। एवीन ने बताया कि दुनिया भर में टेलीग्राम भेजे गए और एक नामुमकिन से लगने वाले मिशन के लिए ताकतवर लोगों को आधी रात में जगाया गया। उन्होंने बताया कि स्थितियों को पक्ष में लाने के लिए सबने अपने अपने स्तर पर प्रभाव डाला। फ्रांस ने इसमें भाग न लेने की योजना बनाई थी, लेकिन एविन ने बताया कि उन्होंने यहूदी एजेंसी के एक प्रतिनिधि और ज़ायनिस्ट नेता खाइम वाइट्समन को राजी किया कि वो पूर्व फ्रेंच प्रधानमंत्री और अपने पुराने दोस्त लियो ब्लूम से संपर्क करें। वाइट्समन ने ब्लूम से पूछा, क्या वाकई फ्रांस एक ऐसे मौके से गैर हाजिर रहना चाहता है जो मानव इतिहास की याददाश्त में हमेशा दर्ज रहेगा? 1896 में एक युवा ऑस्ट्रो हंगेरियन पत्रकार थियोडोर हेर्त्ज़ल ने द जूइश स्टेट नाम की किताब प्रकाशित की। उन्होंने इसे ड्रायफूस मामले के मद्देनजर लिखा था, जो फ्रांस में हुआ एक यहूदी विरोधी राजनीतिक स्कैंडल था। हेर्त्ज़ल पूरे यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोध से चिंतित थे। उन्होंने लिखा, अगर आप चाह लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पर्याप्त जमीन की संप्रभुता दे दीजिए ताकि हमारे लोगों की जरूरतें पूरी हो सके और बाकी चीजें हम खुद संभाल लेंगे। हेर्त्ज़ल को उम्मीद थी कि अगर यहूदी लोगों को अपना देश मिलता है तो वो भी दूसरों की तरह हो सकेंगे और उनके साथ भी ठीक व्यवहार किया जाएगा। फिर धीरे धीरे यहूदी विरोध कम होता जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में ये भी स्वीकारा कि यहूदी विरोध इतनी गहराई तक बैठ गया था और इतनी सदियों से इतना मजबूत हो गया था कि मुमकिन था ये सपना कभी सच नहीं हो पाता। इसीलिए यहूदी विरोध और दुनिया भर में फैले हुए यहूदियों की समस्या के समाधान के लिए उन्हें नया देश बनाने और वहाँ रहने के सिवा कोई विकल्प नहीं दिखा। 1 साल बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के बाजेल में एक कॉन्सर्ट हॉल में पहली ज़ायनिस्ट सभा की अध्यक्षता की। इसका लक्ष्य यहूदी लोगों के लिए मातृभूमि स्थापित करना था। वहाँ मौजूद प्रतिभागियों में से एक ने थियोडोर हेर्त्ज़ल को सेकुलर ब्लैक बियर्डेड मसीहा तक कहा, जो उन्हें प्रॉमिस्ड लैंड जरूर दिलाएगा। भीड़ उत्साहित थी और हॉल में एक आवाज गूंजी, अगले साल फिलिस्तीन में। अगले साल हेर्त्ज़ल ने पहली और एकमात्र बार मिस्र और फिर फिलिस्तीन की यात्रा की। उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा, यरूशलेम शानदार है, चांदनी रात में द सिटी ऑफ डेविड कमाल लगता है। उन्होंने जैसा बताया वो यकीनन एक अद्भुत देश है। हेर्त्ज़ल की नजर में ये बहुत ही उदार देश है, बहुत यूरोपीय, बहुत सुसंस्कृत और बहुत साफ। साथ ही विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के अलग अलग स्तर के लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। जब हेर्त्ज़ल ने अपनी ज़ायनिस्ट योजना के बारे में बात की तो सभी रूढ़िवादी, कट्टरपंथी और यहूदी सुधारवादियों ने ज़ायनिज्म के खिलाफ बोला। 19वीं सदी के अंत में सबने यही किया था। वो इसे पाप समझते थे। उन्होंने तर्क दिया कि निर्वासन एक दैवीय सजा है और मसीहा भेजने का ईश्वर का अपना फैसला है। हेर्त्ज़ल ने कहा कि धर्म और देश के बीच विभाजन की जरूरत है। रब्बी अपने उपासना गृह में रहें, वो ना बताएं कि हमें क्या करना है। ज़ायनिज्म धर्म के बंधनों से मुक्त होने और एरेत्ज़ इज़राइल यानी इज़राइल की जमीन पर नए लोगों के साथ नए समाज के निर्माण की इच्छा है। 1905 में युगांडा और अर्जेंटीना के नामों पर विचार करने के बाद 7वीं ज़ायनिस्ट सभा ने फिलिस्तीन को यहूदियों का वतन बनाने के लिए चुना।
इत्साक एप्स्टाइन ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग भूल गए कि वहाँ हमारे प्यारे वतन में बहुत सारे लोग रहते हैं जो सैकड़ों साल से उससे जुड़े हैं, और उन्होंने उस जमीन को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि वो एक गंभीर मनोवैज्ञानिक गलती कर रहे थे। इस सभा से 1 साल पहले हेर्त्ज़ल की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश सिनेगॉग संघ के अध्यक्ष ने हेर्त्ज़ल को लिखा था कि यहूदी राज्य की स्थापना के विचार ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए क्योंकि वो एक घेटो बन जाएगा। תחילת המאה היה קיבוץ קטן של सदी की शुरुआत में वहाँ कई हजार यहूदी और लगभग 5 लाख अरबी रहते थे। באותה עת נאמר כחצי מיליון ערבים. היהודים לא עבדו. यहूदी वहाँ खेती नहीं करते थे। कई यहूदी बहुत रूढ़िवादी थे। उन्हें या तो विदेशों से दान मिलता था या वो व्यापार करते थे। हालात ऐसे ही थे। על המלאכה קצת. זהו. היה יישוב קטן מאוד. यरूशलम या हेब्रोन और साफेद जैसी जगहों पर एक छोटा समुदाय रहता था जो बेहद धार्मिक और बहुत रूढ़िवादी था। כמו חברון וצפת. अरबों और यहूदियों के बीच यकीनन अच्छे संबंध थे। जैसे जमीन और घर खरीदने में कोई समस्या नहीं होती थी, ऐसा ही था और ये काफी आम था। ممكن بيع بيوت إشي كان سهل أو عادي جدا. My parents were living in Jaffa. मेरे माता पिता जाफा में रहते थे। मैंडेट फिलिस्तीन में रह रहे यहूदियों में उनके कई दोस्त थे। ये चीजें उस वक्त आम थीं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। Unusual. وأنا بعتقد فيش سبب إنه الواحد ينكره. ما في शक إنه मेरे ख्याल से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहूदी वहाँ रहते थे। उनकी अपनी संस्कृति थी, अपना समाज था। كانت لهم هون مؤسسات. रूस में यहूदी विरोधी सामूहिक हत्याओं के कारण यहूदी लोग दूसरे देशों, खासकर अमेरिका चले गए। यूक्रेन के युवा जायनिस्ट छात्रों के एक छोटे समूह ने फिलिस्तीन में बसने का फैसला किया। באה קבוצה, קונים את एक समूह आया, रिशोन लेत्सियोन में जमीन खरीदी और वहीं रहने लगा। הדברים הכי ये एक अजीब बात थी कि यहूदी शुरू से ही कहते थे ये हमारी जमीन है। אמרו, זאת הארץ שלנו. והערבים שמעו את זה. और अरबों ने ये सुना, इसलिए आप्रवासन की शुरुआती लहर में जैसे ही पहले यहूदी पहुंचे, यहूदी अरब संघर्ष शुरू हो गया। הסכסוך היהודי-ערבי. מהבחינה הזאת, इस तरह הזרעי शुरू से ही दुश्मनी और संघर्ष के बीच पनप गए। היו קיימים מלכתחילה. צעירים אידיאליסטים הלכו לעבוד. आदर्शवादी युवक जमीन पर खेती करने आए। वो इजराइल में एक मॉडल बस्ती बसाना चाहते थे। דוגמה בארץ ישראל. 1907-1908 के दस्तावेज कहते हैं ये हमें अपने ही देश से बाहर निकालने की एक बहुत बड़ी साजिश है। התנאים של עבודה. इस अविकसित देश में काम करने की स्थितियों ने सभ्यता से कटे हुए इलाकों में लोगों को जीवन की समान स्थितियां कायम करने के लिए उकसाया। מודוס ויוונדי משותף. यहीं से किबुत्स की अवधारणा पनपी। את רעיון הקיבוץ. फिलिस्तीन में पहला किबुत्स यानी एक ग्रामीण सामुदायिक बस्ती 1909 में स्थापित किया गया। यूरोप से आए युवा आदर्शवादी संस्थापकों ने एक नए देश और जीवन शैली की कल्पना की। मेरे दादा ने इतनी ज्यादा कीचड़ में मेहनत की, सफेदा के पेड़ लगाकर दलदली भूमि को सुखाने की कोशिश की। मेरी दादी ने हथौड़े से कंकड़ पत्थर तोड़े। वो 5 साल तक एक तंबू में रहे। पश्चिमी दुनिया फिलिस्तीन को निर्जन मानती थी और उसके निवासियों की अवहेलना करती थी। पश्चिमी दुनिया के लिए फिलिस्तीन एक बंजर, उजाड़ भूमि थी जो रेगिस्तान और दलदल से भरी हुई थी। एक प्रसिद्ध कहावत है, दुल्हन सुंदर है लेकिन शादीशुदा है। वो इसे खुद स्वीकारने को तैयार नहीं थे, तो वो बाहर से आने वाले लोगों के ऐसे देश में जहां लोग पहले से ही रह रहे थे बसने को कैसे जायज ठहरा सकते थे। उस समय दुनिया भर में एक नारा फैलाया गया था, बिना जमीन वाले लोगों के लिए बिना लोगों वाली जमीन। ये बहुत बड़ा झूठ था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस जमीन को स्वर्ग बना दिया है। माना जाता था कि ये पहले सिर्फ रेगिस्तान था और अच्छी बात है कि हम आए, या इसी तरह की और बातें। एक उजाड़ बंजर जमीन की ये कहानी 19वीं सदी से शुरू हुई। उसी वक्त यूरोप के ताकतवर देशों ने इस पवित्र जमीन को एक बंजर रेगिस्तान बताना शुरू किया।
जिसे किसी भी कीमत पर लोगों के रहने लायक बनाना था। كان في ظن ज़ायनिस्ट आंदोलन की शुरुआत तक मुसलमानों में अविश्वास नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यहूदियों के साथ उनका रिश्ता इस तरह बदल जाएगा और फिलिस्तीनी लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। يصير على حساب الشعب الفلسطيني. ההתיישבות היהודית הייתה כזאת שבמידה... यहूदी बस्ती ने अरबों और यहूदियों के बीच बिगड़ते संबंधों को और हवा दे दी, और ऐसा इसलिए कि यहूदियों ने अरब कर्मचारियों को काम पर न रखने का फैसला किया। להשתמש בעבודה ערבית. जैसे जैसे ज़ायनिस्ट आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी, अधिक से अधिक यहूदी लोगों ने फिलिस्तीन में जमीन खरीदी। 1908 से 1913 के बीच 11 नई यहूदी बस्तियां बनाई गईं। इस दौरान अरबों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कई लोगों ने यहूदियों को जमीन बेचने का विरोध किया। सभी फिलिस्तीनी अरब नेताओं ने ज़ायनिस्टों को जमीन बेची। इसके दस्तावेज मौजूद हैं। بدهم उन्होंने जमीन हासिल करना शुरू कर दिया और लोगों को एहसास हुआ कि कुछ तो समस्या है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ शांति से कैसे पेश आ सकते हैं जो आकर एक अलग यहूदी देश बनाना चाहता है? वो जमीन खरीदे या ना खरीदे, वो यहूदियों और अरबों का संयुक्त देश नहीं चाहता, वो अलग यहूदी देश चाहता है। אבל כבר התחילו מתחים. इससे जल्द ही तनाव का माहौल बन गया। अप्रवासन की हर लहर के साथ तनाव बढ़ता गया ככל גלי העלייה और अरबों का एहसास गहराता गया कि अब जमीन उनके हाथ से निकलती जा रही है। פשוט נשמטת להם בין האצבעות. पहले विश्व युद्ध ने मध्य पूर्व का भूगोल बदल दिया। ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। तुर्की को छोड़कर बाकी मध्य पूर्व को पश्चिमी शक्तियों ने बांट दिया और उनका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुई एक गुप्त संधि साइक्स पीको समझौते से फिलिस्तीन ब्रिटेन का हो गया और इसे मैंडेटरी फिलिस्तीन कहा गया। फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक देश बनाना अंग्रेजों के कारण मुमकिन हुआ। बेल्फोर घोषणा पत्र तो जग जाहिर है, जिसने यहूदियों को जमीन देने का भी वादा किया था। अंग्रेज इस इलाके में पश्चिमी देशों की मौजूदगी सुनिश्चित करना चाहते थे। नवंबर 1917 में ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बेल्फोर ने ज़ायनिस्ट आंदोलन के नेताओं में से एक लॉर्ड लायोनेल वॉल्टर रोथशील्ड को एक पत्र लिखा। बेल्फोर ने लिखा, ब्रिटेन की शाही सरकार फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक देश बनाने के पक्ष में है और इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगी। उसे ये भी साफ समझ आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो फिलिस्तीन में मौजूद गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकार के प्रति पक्षपातपूर्ण हो। बेल्फोर घोषणा एक उपनिवेशवादी द्वारा किसी को ऐसा उपहार देने की घोषणा थी जिसे देने का उसे कोई अधिकार नहीं था। 1917 में जब ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की ज़ायनिस्ट योजना को अपनाया, उस वक्त फिलिस्तीनियों की आबादी 98% थी। सबसे उल्लेखनीय आंकड़ा 1919 का है, जब ब्रिटेन ने यहाँ का शासन अपने हाथों में लिया था। उन्होंने पहली बार गंभीरता से जनगणना कराई। 1919 में यहाँ 7 लाख अरबी भाषी थे, मतलब अरबी लोग, और 70,000 यहूदी थे। शुरू से ही अंग्रेज इस बात को जानते थे कि लंबे समय तक वहां रहने के लिए उन्हें देश को बांटना होगा। विभाजन की पहली कार्रवाई में ही खोट थी। अपनी पहली जनगणना में उन्होंने ऐसी श्रेणियां बनाई जो पहले मौजूद नहीं थीं। उन्होंने एक यहूदी श्रेणी और एक अरब श्रेणी बनाई और ये इस तरह से चलता रहा। वो इस सिद्धांत पर काम करते रहे, अगर हम उनको एक दूसरे से लड़ाने में कामयाब रहे तो हम हमेशा इसमें रेफरी बने रह सकते हैं। यहूदी विरोधी झड़प की पहली लहर 1920 के मार्च और अप्रैल में यरूशलेम में बढ़ी। मई 1921 में जाफा और तेल अवीव में और विरोध प्रदर्शन जारी रहे। 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उपनिवेश मामलों के तत्कालीन ब्रिटिश मंत्री विंस्टन चर्चिल ने घटनाओं की जांच की। 1922 में उन्होंने फिलिस्तीन पर ब्रिटिश रुख को स्पष्ट करते हुए एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। जुलाई 1922 में राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन को यहूदियों के लिए एक राष्ट्र का निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया।
1924 से 1928 के बीच 60,000 से अधिक यहूदी फिलिस्तीन पहुंच गए। 20 अगस्त 1929 को यरूशलेम में पश्चिमी दीवार तक पहुंच के अधिकार पर हुए विवाद को लेकर मुसलमानों और यहूदियों के बीच झड़प शुरू हो गई। 2 दिन बाद अफवाहें फैलने लगी कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदी हमला करने वाले हैं। तब यरूशलेम के पुराने शहर में यहूदियों को निशाना बनाकर दंगे हुए जो पूरे फिलिस्तीन में फैल गए। हेब्रोन में 67 यहूदी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। साफेद में हुई सामूहिक हत्याओं के कारण 18 यहूदियों की मृत्यु हो गई। उन दिनों दंगों के दौरान 133 यहूदियों को अरबों ने मार दिया। एक ब्रिटिश रिपोर्ट ने हिंसा का कारण बताते हुए लिखा, यहूदियों के प्रति अरबों की शत्रुता और द्वेष की भावना के परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक और राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जुड़ी निराशा और इसके कारण अपने आर्थिक भविष्य के लिए पनपा उनका भय। 1933 में नाजी सत्ता में आए और पहले जर्मनी और फिर ऑस्ट्रिया में यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 1933 से नाजी नेतृत्व वाली जर्मन सरकार ने यहूदियों के सभी कारोबारों के बहिष्कार का आयोजन किया। यहूदी एजेंसी ने हिटलर के वित्त मंत्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत जर्मन यहूदियों को फिलिस्तीन जाकर बसने की अनुमति मिली, लेकिन इस शर्त पर कि वो अपनी अधिकांश संपत्ति छोड़कर जाएं। 1933 से 1939 के बीच हजारों लोग फिलिस्तीन चले गए, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। नए लोगों में ज्यादातर बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, वास्तुकार और कलाकार थे। कई व्यवसाय शुरू किए गए। 1909 में स्थापित तेल अवीव की जनसंख्या तिगुनी हो गई और वहां 1.5 लाख लोग रहने लगे। लोग समुद्र तटों और स्थानीय व्यवसायों के लिए आते रहे। हारिस अखबार ने एलएनबी और बियालिक स्ट्रीट के किनारे एक नया कैफे खुलने की खबर छापी और लिखा कि ये बड़ी यूरोपीय राजधानियों के कैफे जैसा है। 1935 में डेविड बेन गुरियोन को यहूदी एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया। लगभग 2 दशक पहले 20 साल की उम्र में वो वारसा के पास एक छोटे से शहर से फिलिस्तीन आए थे। वो तत्काल एक यहूदी देश चाहते थे। उनके दोस्त समझ गए थे कि इसमें समय लगने वाला है। उसी साल डेविड बेन गुरियोन को हगनाहा का कमांडर इन चीफ बनाया गया, जो कि फिलिस्तीन में यहूदी अर्धसैनिक समूह था जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा रखा था। अप्रैल 1936 में पूरे मैंडेटरी फिलिस्तीन में अरबों ने एक आम हड़ताल की अपील की। उन्होंने यहूदी आप्रवासन को खत्म करने और यहूदियों को जमीन बेचने पर रोक लगाने की मांग की। फिलिस्तीनी अरब विरोध 1936 के अरब विद्रोह में बदल गया। विद्रोह का उद्देश्य फिलिस्तीन में यहूदीवाद और ब्रिटिश उपस्थिति दोनों के खिलाफ था। उन दंगों में बहुत से लोगों की जानें गईं, सैकड़ों अरबी लोग और 300 से अधिक यहूदी मारे गए। उसी साल अरब उच्च समिति की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता यरूशलेम के प्रमुख मुफ्ती अमीन अल हुसैनी ने की थी। मुफ्ती फिलिस्तीनी लोगों के नेता थे। वो एक क्रूर इंसान थे जिनका राष्ट्रवाद नाजी समर्थक था। पहला कारण ये कि नाजी अंग्रेजों और यहूदियों के दुश्मन थे। दूसरी वजह ये कि वो नाजी विचारधारा से सहानुभूति रखते थे। यरूशलेम के मुफ्ती का खुद को बर्लिन और हिटलर के हाथों में सौंप देना पूरी तरह से एक भ्रमित सनक थी। मुफ्ती बर्लिन गए और एसएस यूनिट्स बनाने की कोशिश की। एक मुस्लिम एसएस, वो जर्मन सेना से जुड़कर फिलिस्तीन पहुंचना चाहते थे और वहां बसे यहूदियों को मारना चाहते थे। मुफ्ती का जर्मनी में कोई आधार नहीं था। हिटलर को मुफ्ती की परवाह नहीं थी। उसने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन मुफ्ती ने आइशमन से दोस्ती कर ली। 1936 की शुरुआत में आइशमन गेस्टापो के यहूदी विभाग का प्रमुख बना, जो कि एसएस की खुफिया पुलिस थी। दुश्मन के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें मैंडेटरी फिलिस्तीन भेजा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें हिब्रू सीखने, रीति रिवाज और वहाँ की छुट्टियों के बारे में सीखकर फिर जर्मनी लौटना था। इस तरह ये पता लगता कि उन्हें किन लोगों का सामना करना है और इसे कैसे हैंडल किया जाए। उनका मानना था कि उन्हें यहूदियों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए।
तो मुफ्ती आयुष्मान के दोस्त बन गए। आयुष्मान ने भी इसकी पुष्टि कर दी। मुफ्ती ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वो इस मायने में दोस्त बने कि दोनों को यहूदियों से छुटकारा पाने में दिलचस्पी थी। Nous avons payé très très longtemps après बाद में हमें यरूशलेम के मुफ्ती के इस सनक की कीमत चुकानी पड़ी। du Mufti de Jérusalem. इतिहासकार खगाई होरोवित्स ने बाद में हिटलर के साथ यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती की बैठक की अहमियत के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा, ये एक संकेत था कि राष्ट्रीय अरब आंदोलन के उद्देश्य बदल गए थे। पहली बार हर कोई उस खतरे को समझ रहा था जिसने हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। ये अब काल्पनिक नहीं था, ये वो चोट थी जिसने संघर्ष की प्रकृति और हमारी युद्ध रणनीति को बदल दिया। नाजियों द्वारा यहूदी विरोधी नस्लवादी न्यूरेमबर्ग कानूनों के अधिनियमन ने यूरोप में लाखों यहूदियों के जीवन को खतरे में डाल दिया। उसी समय अंग्रेजों ने फिलिस्तीन की ओर जाने वाले आप्रवासन मार्ग पर रोक लगा दी। दूसरे देशों ने भी यहूदियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा निर्धारित सख्त आप्रवासन कोटे के कारण जर्मनी और ऑस्ट्रिया से शरणार्थियों की संख्या में भारी कमी आई। जुलाई 1938 में 32 देशों के प्रतिनिधियों ने जर्मनी के यहूदी शरणार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से फ्रांस के एविया में एक बैठक बुलाई, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला। उपस्थित 32 देशों में से कोई भी सताए गए यहूदियों को अपने देश में आने देने पर सहमत नहीं हुआ। जैसे ही जर्मनी के साथ युद्ध का खतरा बढ़ा, अंग्रेजों ने फरवरी 1939 में सेंट जेम्स सम्मेलन बुलाया, इस उम्मीद के साथ कि धुरी शक्तियों के साथ अरब गठबंधन टूट जाए। बैठक में यहूदी और अरब पहली बार बातचीत के लिए आमने सामने आए, लेकिन अरब प्रतिनिधियों ने यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधियों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। ब्रिटेन देख रहा था कि फिलिस्तीन में स्थितियां विस्फोटक और पहले से कहीं अधिक अनिश्चित हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने एक और श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने यहूदी आप्रवासन को बहुत कम कर देने की योजना का ऐलान किया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उनका फिलिस्तीन को एक यहूदी देश बनाने का कोई इरादा नहीं था। सितंबर 1939 में जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यूरोप और उत्तरी अफ्रीका जंग का मैदान बन गए। एरविन रोमेल ने उत्तरी अफ्रीका में जर्मन सैनिकों की कमान संभाली और फिलिस्तीन पर हमले की योजना बनाई। डेविड बेन गुरियोन ने लोगों को एकजुट करते हुए कहा, अंग्रेजों का समर्थन ऐसे करें जैसे श्वेत पत्र जैसी कोई चीज नहीं है, और श्वेत पत्र का विरोध ऐसे करें जैसे जंग नहीं चल रही हो। हगनहा अर्धसैनिक ब्रिटिश सेना के भीतर एक यहूदी ब्रिगेड बनाने पर सहमत हुए, जिसका मिशन जर्मन सैनिकों से लड़ना था। बचपन में मेरे पिता 4 भाषाओं में अखबार पढ़ सकते थे। उनकी राजनीतिक जागरूकता बेहद गहरी थी। 1939 में नाजियों के आक्रमण के तुरंत बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने अपने पिता को, जो एक पारंपरिक यहूदी थे, यकीन दिलाया कि यहूदियों के लिए इजराइल की पवित्र जमीन के सिवा कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। 4 महीनों तक उन्होंने डेन्यूब के दक्षिण में यात्रा की और फिर अवैध अप्रवासियों से भरी एक जहाज पर सवार हुए। दुनिया का कोई भी देश इस जहाज को अपने यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दे रहा था, न तो ब्रिटेन, चर्चिल और न ही रूजवेल्ट के नेतृत्व वाला अमेरिका। वो एक 12 साल के यहूदी लड़के थे जिनके पैरों तले समुद्र के अलावा और कुछ नहीं था। अंत में वो यहाँ पहुँचे और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ज्यादा लोग पहुँचे, लाखों लोग। उस वक्त जो कुछ भी घट रहा था उसके बारे में सभी के पास कहानियां थीं। सबसे पहले हमने सोचा कि यहूदी बस्ती कल्पना करने लायक जगह भी नहीं है, लेकिन फिर हमें पोलैंड से परेशान करने वाली खबरें मिलने लगी। कई जगहों से कई हत्याओं की भयानक खबरें। उन्हें यकीन नहीं हुआ। पहले लोग इसे समझ नहीं पाए। उन्हें लगा ये कोई जनसंहार या यहूदी विरोधी लहर है। ये सच बेहद भयानक था। एक एक करके साल के अंत तक हम अत्याचारों की पूरी तस्वीर देखते रहे। जघन्य तरीकों से हत्याएं हुई, लोगों को जिंदा दफना दिया गया, माता पिता को अपने बच्चों को दफनाने पर मजबूर कर दिया गया, खाई के सामने गोली मार दी गई। अगस्त 1942 में एक टेलीग्राम यहाँ पहुँचा जिसमें कहा गया था कि हिमलर ने साल के अंत तक 35 से 40 लाख लोगों को खास जगहों पर प्रूसिक एसिड नाम की गैस या साइनाइड से मारने का फैसला किया है। वो तार बिल्कुल यकीन लायक नहीं लग रहा था, लिहाजा उसे दराज में रख दिया गया। लेकिन फिर पहला समूह इजराइल पहुंचा और उन्होंने लोगों से कहा, सच में यही हो रहा है।
ये सब सच है, ये भयानक है। वो क्रमबद्ध तरीके से ऐसा कर रहे हैं। आप ऐसी चीजें कैसे सुन सकते हैं जब आपका पूरा परिवार यूरोप में हो? इसका मतलब था कि अब उनका कोई परिवार, कोई समाज नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन नाजी जर्मनी पर मित्र देशों की जीत से ब्रिटिश नीति में बदलाव नहीं आया। इससे साफ था कि ज़ायनिस्ट सही रास्ते पर जा रहे थे। ऐसे लोग जिनके पास अपना कोई देश नहीं है, या ऐसे लोग जो खुद को भेड़ की तरह मौत की तरफ ले जाते हैं। इसलिए भी कि जो लोग यूरोप में बच गए थे, उनके पास जाने को और कोई जगह नहीं थी। बहुत सारे यहूदी ऐसी जगह की तलाश में थे जिसे वो अपना कह सकें। अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद रखे, वो घुसने नहीं दे रहे थे। अमेरिका में कोई आप्रवासन नहीं हो रहा था, तो अगर शोआ नहीं भी हुआ होता तो भी यहूदी यहाँ आते, ज्यादा से ज्यादा आते। शोवा के बाद पलमाक सैन्य बल ने मुझे यूरोप भेजा। मैं यूरोप में अभी भी जिंदा बचे लोगों से मिला। ये मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन मैं रुका। एक वक्त ऐसा आया जब मैं कुछ युवा लोगों के साथ गया जो अवैध रूप से इटली और फ्रांस के रास्ते जाना चाहते थे। वो समय बर्फीला और ठंडा था। मैं पूरे 1 हफ्ते उनके साथ रहा। हर रात मैं उनमें से किसी न किसी को डरावने सपनों के कारण चीखते हुए सुनता था। इसने मुझ पर गहरा असर डाला। इस घटना ने मुझे बदल दिया। युद्ध के बाद बचे कई लोग व्यथित थे। उन्हें भयानक नुकसान उठाना पड़ा था और अब उन्हें लग रहा था कि वो दुनिया में अकेले हैं। लोग भयानक सदमे से जूझ रहे थे, लेकिन कोई भी इसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। अधिकतर लोगों ने पूरा परिवार खो दिया था। जिनके दादा दादी दोनों जिंदा थे, उनके बारे में हम कहते, सोचो तो इनके दादा दादी अब भी हैं। ये किताबों की कहानियों जैसा लगता था, असल जिंदगी सा नहीं। मेरा जन्म सितंबर 1946 में ऑस्ट्रिया के लिंस शहर के पास शरणार्थियों और यहूदियों के एक शिविर में हुआ था। मैंने अपने जीवन के पहले 2 साल उस शिविर में बिताए। मैं वहीं बड़ा हुआ। 1945 के बाद होलोकॉस्ट में बचे लोगों को जर्मनी और ऑस्ट्रिया में विस्थापित लोगों या डीपी शिविरों में जाना पड़ा। उन्हें कांटेदार बाड़ के पीछे रखा गया और मित्र देशों के सैनिक उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे। वो उन देशों में नहीं लौटना चाहते थे जहां उनके परिवारों की हत्या हुई थी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को सूचना दी, ऐसा लगता है कि हम यहूदियों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा नाजियों ने उनके साथ किया। फर्क केवल इतना है कि हम उन्हें मार नहीं रहे। हमने 1946 की गर्मियों में क्याल सेह में हुए नरसंहार के बाद पोलैंड छोड़ दिया। हम अमेरिका जा सकते थे, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि शोआ के बाद हम एक यहूदी जगह जा रहे हैं। हम ब्रिटिश मैंडेट सरकार की इजाजत के बिना एक ग्रीक जहाज में आए थे। हमारे पास जाली कागजात थे और जिस दिन हम पहुँचे कर्फ्यू लगा हुआ था। मेरी माँ ने कहा, हम कहाँ उतरे हैं? फिलिस्तीन के तट पर यहूदी प्रवासियों को रोकने और उन्हें साइप्रस भेजने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन इग्लू शुरू किया। इस किस्म के निर्वासनों को आंतरिक रूप से शिष्टाचार की भाषा में कहा जाता था जगह परिवर्तन और पुनर्वास। ब्रिटिश सेना हाइफा के बंदरगाह पर उन प्रवासियों को ले जाने वाले जहाजों के आने का इंतजार कर रही थी जिनके पास सही कागजात नहीं होते थे। अधिकारी तब यात्रियों को खास तौर पर साइप्रस की ओर जाने वाले सुरक्षित निर्वासन जहाजों में स्थानांतरित कर देते थे। इन कटीले तारों से घिरे और सैनिकों द्वारा संरक्षित डिटेंशन कैंपों में 50,000 से ज्यादा यहूदी पहुंचे। अधिकांश कैदी होलोकॉस्ट से बचकर आ रहे थे। दार्शनिक हाना आरेंट ने लिखा कि साइप्रस के डिटेंशन कैंप
कैंप केवल इसलिए संभव हुए कि पूरी दुनिया इसे आउशविट्स की तुलना में मानवीय समझती है। ब्रिटिश यहूदी आप्रवासन को किसी नीति परिवर्तन के कारण नहीं रोक रहे थे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि वो जानते थे कि फिलिस्तीन में उनके दिन गिने चुने रह गए हैं। जून 1946 में ब्रिटिश अधिकारियों ने मैंडेटरी फिलिस्तीन में ऑपरेशन अगाथा चलाया। उन्होंने बस्तियों में छानबीन की और ऐसे दस्तावेज खोज निकाले जो साबित करते थे कि यहूदी एजेंसी ने नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों का समर्थन किया था। अंग्रेजों ने कार्रवाई की, 2700 लोगों को गिरफ्तार किया। ये ज़ायनिस्टों के लिए बड़ा झटका था। महीने भर बाद एक यहूदी भूमिगत अर्धसैनिक समूह के सदस्यों ने किंग डेविड होटल में ब्रिटिश प्रशासनिक मुख्यालय को उड़ा दिया। 91 लोग मारे गए। हमले की व्यापक रूप से निंदा की गई, लेकिन इसने ब्रिटेन की अगली योजनाओं पर गहरा प्रभाव डाला। अंग्रेजों ने देखा कि यहूदी संगठन बेहतर रूप से संगठित हो रहे थे और उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। ब्रिटेन ने पीछे हटने का फैसला किया। माहौल बदतर होता गया और 1947 तक हालात बहुत खराब हो गए। अप्रैल 1947 में अंग्रेजों के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय जांच समिति गठित की। अंतिम रिपोर्ट में फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब देश में विभाजित करने की सिफारिश की गई थी। ब्रिटेन ने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। उसने घोषणा की कि वो 6 महीने में फिलिस्तीन में अपना मैंडेट समाप्त कर देगा। इसमें कोई शक नहीं था कि शोवा ने संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर सदस्यों को बहुत प्रभावित किया था और यहाँ आकर यूरोप में यहूदी शरणार्थी शिविरों का दौरा करने वाली संयुक्त राष्ट्र समिति ने फैसला किया कि जो कुछ हुआ उसके बाद यहूदियों को एक देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1948 में फिलिस्तीनी नेता ये समझने में नाकाम रहे कि होलोकॉस्ट के बाद पूरी दुनिया सहमत थी कि पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए और नाजी बर्बरता के बाद इसे ठीक करने का एकमात्र उपयुक्त उपाय था कि एक यहूदी देश का गठन हो। जब संयुक्त राष्ट्र समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तब यहूदी एजेंसी ने अंग्रेजों पर यहूदी प्रवासियों के लिए फिलिस्तीन की सीमाएं खोलने का दबाव डाला। अर्धसैनिक बल हगनाहा ने एक पुराना जहाज किराए पर लिया और उसका नाम एक्सोडस 1947 रखा। जुलाई में ये मध्य यूरोप के 4500 यहूदी प्रवासियों को लेकर हाइफा के किनारे पहुंचा। अधिकांश लोग होलोकॉस्ट और खौफनाक नाजी शिविरों से बचकर आए थे। विस्थापित लोगों के शिविरों में रहने के बजाय वो अवैध रूप से फिलिस्तीन आने वालों में शामिल हो गए, लेकिन उनकी उम्मीदें तब धराशायी हो गईं, जब ब्रिटिश नौसैनिक बलों ने जहाज पर चढ़कर तलाशी ली। इस झड़प में 3 यात्रियों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। इस पूरी यात्रा के दौरान भयानक झड़पें हुई। हाइफा से उन्हें वापस फ्रांस और फिर हैम्बर्ग भेज दिया गया। इस घटना से एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश का सामना कर रहे अंग्रेजों से इस मुद्दे को यथासंभव शांति से संभालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि मंडलों ने फिलिस्तीन के भविष्य पर मतदान की तैयारी की। डेविड बेन गुरियोन ने रेडियो पर पहला परिणाम सुना। उस वक्त पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की विधवा पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट उनके साथ थीं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में समर्थन जुटाया था और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस अपनी योजनाओं पर चुप था, लेकिन लियोन ब्लूम ने, जो खाइम वाइट्समन के संदेश से बहुत प्रभावित हुए थे, अपने प्रभाव का उपयोग करने का वादा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसके लिए अनिच्छुक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों पर विभाजन के लिए मतदान करने का दबाव डाला। फिलीपींस और हैती को बदले में कर्ज देने का वादा किया गया। बहुमत विभाजन के खिलाफ था, लेकिन अमेरिकियों ने मतदान की तारीख आगे खिसकाने के लिए थैंक्स गिविंग के दिन का सहारा लिया। फिर वो 2 छोटे देशों का समर्थन जुटा लाए, ऐसे देश जो दुनिया के नक्शे पर मुश्किल से दिखते हैं। अमेरिकियों ने अपने राष्ट्रीय अवकाश के दौरान बाकी देशों पर प्रभाव डाला, जिसके कारण ज्यादातर देशों ने अपना मत बदल दिया। सोवियत संघ के विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमिको ने ज़ायनिस्ट समर्थक भाषण देकर पश्चिमी दुनिया को हैरत में डाल दिया। पिछली जंग में यहूदियों ने असहनीय दुख झेला है।
ये यहूदियों की अपना अलग देश बनाने की चाह को स्पष्ट करता है। उन्हें इस अधिकार से दूर रखना अन्याय होगा। ग्रोमिको ने खुद को एक जायनिस्ट बताते हुए ये भाषण दिया, जबकि कई साल तक सोवियत शासन ने जायनिस्टों को सताया और उन्हें जेल में डाल दिया था। הנאום של גרומיקו, जो कुछ हुआ उससे ग्रोमिको के भाषण का कोई लेना देना नहीं था। सोवियत राजनयिक भावुक होने के लिए नहीं जाने जाते थे। ברגשנותה. ये सब उनके अपने हित में था। सोवियत संघ मध्य पूर्व में अंग्रेजों की जगह लेना चाहता था। उसे मालूम था कि ब्रिटिश जा रहे थे और अमेरिका के आने से पहले वो वहाँ घुसना चाहते थे। सोवियत संघ, हाँ। यूनाइटेड किंगडम मौजूद नहीं। फ्रांस, हाँ। फिलिस्तीन कमेटी के प्रस्ताव को 33 मतों से अपनाया गया। विरोध में 13 मत डले और 10 अनुपस्थित रहे। הרוב שקיבלנו नवंबर 1947 में विभाजन के फैसले के समय हमें जो बहुमत मिला वो दरअसल हम कभी हासिल नहीं कर पाते। उसे पाना बहुत कठिन होता। לא היינו משיגים אותו לעולם, גם ככה זה היה קשה מאוד להשיג אותו. לפעמים אומרים कभी कभी लोग कहते हैं कि ये वोट शोवा से जुड़े मलाल के कारण हुआ, लेकिन ये विवेक पहले कहाँ था? מה פתאום יש להם עכשיו ייסורי מצפון? זה אחד הפרדוקסים. ये इस देश का दुखद विरोधाभास है कि ये यहूदी लोगों पर बीती अब तक की सबसे बड़ी तबाही के कारण मुमकिन हुआ। את העם היהודי मאז ומעולם. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देश में बांटने का प्रस्ताव दिया और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में होना था, लेकिन ज्यादातर फिलिस्तीनी अरब और सभी पड़ोसी अरब राज्यों ने इसे खारिज कर दिया। क्या फिलिस्तीनियों ने विभाजन की योजना को अस्वीकार करके गलती की? क्या ये पनप रही कट्टरता का संकेत था? בדיעבד נראה पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि संयुक्त राष्ट्र के विभाजन वोट का विरोध अरबों की गलती थी। מבחינת הערבים. هلا आज हम ये कह सकते हैं कि गलतियां हुई। 1947 से पहले भी बहुत कुछ गलत हुआ था। عدة شغلات مش بس ال 47. उनके दृष्टिकोण से अचानक उनके बगल में किसी यहूदी राष्ट्र का खड़ा होना बिल्कुल स्वीकार करने की बात नहीं थी। כל הניסיונות של ישראל להביא विभाजन के इजराइल के सभी प्रयासों को फिलिस्तीनियों ने विफल कर दिया। הוכשלו על ידי הפלסטינים. उन्हें समझ नहीं आया कि वो अपनी मातृभूमि का आधा हिस्सा क्यों छोड़ें। समाज के भीतर कोई समझ नहीं बन पाई। هل فعلا لو العرب قالوا كان الأمور लेकिन क्या चीजें अलग होती? اللي क्या हम बेहतर स्थिति में होते अगर अरब लोगों ने उस वक्त हाँ कहा होता? الإسرائيليين क्या इजरायली या यहूदी सच में इसे स्वीकार कर लेते? فعلا إنه يقبلوا في هذا الموضوع ولا لا. ביום שהייתה החלטת जिस दिन संयुक्त राष्ट्र का फैसला आया, मैं काफी छोटी थी और सो रही थी। ואימא שלי העירה אותי. माँ ने मुझे जगाया ताकि मुझे इस देश का बनना याद रहे। यहूदियों को अपना देश दिया गया था। מדינה. डेविड बेन गुरियोन सतर्क थे। उन्होंने शिमोन पेरेस से, जो हथियारों की खरीद के प्रभारी थे, अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, आज तो लोग नाच रहे हैं, लेकिन कल खून बहेगा। पेरेस ने सोचा कि वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, लेकिन ये अनुमान सच निकला। मेरे पिता ने वोट के नतीजे की घोषणा के दिन ही मुझसे कहा कि अब एक युद्ध होगा। इसराइल युद्ध में जन्मा था। 29 नवंबर को लोग रात भर नाचे और सबसे आखिर तक खुशियां मनाने वाले सुबह सबसे पहले मारे गए। פגשו בבוקר את ראשוני ההרוגים. אמרו לנו उन्होंने कहा, जल्दी से तेल अवीव लौट जाओ। रामले आने के रास्ते में ही वो मारे गए। ברמלה. पहला युद्ध 1948 में विभाजन के साथ ही शुरू हुआ। ये हगना और फिलिस्तीनियों के बीच का युद्ध था। पहला अरब इजरायली युद्ध। מה שקרה, हुआ ये कि फिलिस्तीनियों ने फैसला स्वीकार नहीं किया और युद्ध शुरू कर दिया। התחילו במלחמה.
अरबों ने घातक आतंकवादी हमले किए। यरूशलेम में 3 कार बम रखे गए थे, एक द फिलिस्तीन पोस्ट अखबार की इमारत के सामने, दूसरा बेन यहूदा स्ट्रीट बाजार में और तीसरा यहूदी एजेंसी के कार्यालयों में। हाइफा में हगनाहा से टूटकर बने एक अर्धसैनिक समूह इरगुन के सदस्यों ने अरब श्रमिकों के एक समूह पर 2 बम फेंके, उनमें से 6 की मौत हो गई। इससे पहले कि ब्रिटिश सैनिक व्यवस्था बहाल कर पाते, प्रतिक्रिया में गुस्साई भीड़ ने 39 यहूदियों को मार डाला। मार्च 1948 में डालेट नामक योजना बनाई गई, जिससे हगनाहा को व्यवस्था बनाए रखने और फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने की इजाजत मिल गई। बेन गुरियोन ने 15 मई को ब्रिटेन की वापसी के समय इसे लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन जमीन पर लड़ाई लड़ते हुए हगनाहा आक्रामक हो गया और इस योजना को अप्रैल में ही लागू कर दिया। हगनाहा ने लोगों पर देश छोड़ने का दबाव बढ़ा दिया। रात में गोलियां चला करती थीं, चारों ओर बहुत सारी जीपें चलती थीं। ऐसी चीजें होती तो लोग घबरा जाते थे। वहाँ हमेशा बाकी लोगों को बसाने के लिए इलाकों को खाली करवाने की बात होती थी। नीति बहुत साफ थी। हमारे पास यहूदी सेना की, जो उस समय हगनाह थी, सैन्य परिचालन योजनाएं थीं और वो सभी इलाके खाली करवाने पर केंद्रित थीं। जब मेरे माता पिता यरूशलेम आए, उन दोनों को अलग अलग ऐसे अपार्टमेंटों की पेशकश की गई जो भागे हुए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम शरणार्थी होकर शरणार्थियों के घर में कैसे रह सकते हैं। ये बात समझाने के लिए कुछ नरसंहार किए गए कि अगर लोग भाग गए तो ही उनकी जान बच सकती है। मार्च 1948 में दीर यासीन में एक ऐसी घटना हुई जिससे दहशत फैल गई। यरूशलेम से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा दीर यासिन 600 निवासियों वाला छोटा सा अरब गांव था। हगनाहा के लिए इसका कोई सामरिक महत्व नहीं था, लेकिन 2 ज़ायनिस्ट अर्धसैनिक समूहों इरगुन और लेही ने उस गांव पर हमला कर दिया। 9 अप्रैल की सुबह ऑपरेशन को ठीक से संभाला न जा सका। फिलिस्तीनियों ने जवाबी हमले में 5 लोगों को मार गिराया। इरगुन और लेही अब और घातक हो गए, घरों पर कब्जा कर लिया और कुछ घरों को विस्फोटकों से उड़ा दिया। इस नरसंहार में करीब 200 लोग मारे गए थे। ये नई तरह की स्थिति थी। उन्होंने लोगों को भागने को मजबूर करने के लिए योजनाबद्ध कार्रवाई करने की कोशिश की, जैसे लोगों की हत्या करके, या जैसा दीर यासीन या दूसरे गांवों और लोद जैसे शहरों में हुआ था। लोग डर से जान बचाने के लिए भाग गए। दीर यासीन, सभी ने दीर यासीन के बारे में सुना और हर कोई सोचने लगा कि अगर हम रुके और हमारे पास ये यहूदी सेनाएं आईं तो वो भी हमें मार डालेंगे, जैसा उन्होंने दीर यासीन में किया था। बेहतर होगा कि हम यहाँ रुककर मारे जाने का इंतजार न करें। दीर यासीन के बारे में अफवाहों ने लोगों को डरा दिया। उन्हें यकीन था कि ज़ायनिस्ट उन्हें मार डालेंगे। मुझे लगता है कि ज़ायनिस्ट वास्तव में उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जितना संभव हो उतने लोगों को भगाना चाहते थे। दीर यासीन की घटना शुरुआती दौर में हुई और इसे कई अरब लोगों को समझाने, डराने और अपने घरों से भगाने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में इस्तेमाल किया गया था। Dans les mémoires du premier ambassadeur des États-Unis en Israël, दीर यासीन में इस घटना के तुरंत बाद इजराइल में नियुक्त पहले अमेरिकी राजदूत ने शांतिवादी वाइट्समन के साथ वार्ता की, जिसमें उन्होंने नरसंहार को निरर्थक बताया। वाइट्समन ने बेहद डरावनी बात कही। उनके शब्दों में, इस नरसंहार ने इजराइल के इरादों को चमत्कारिक तरीके से आसान बना दिया। इसने सबसे जिद्दी लोगों को भी चले जाने के लिए राजी किया। बच्चों ने यही सीखा कि ठीक है, लोगों का मरना शर्म की बात है, लेकिन ये उतना भी जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि हमारे पास अपना देश होगा। 14 मई 1948 को तेल अवीव की सड़कों पर डेविड के सितारे वाले झंडों के साथ भीड़ ने उत्साह के साथ मार्च किया। यरूशलेम घिरा हुआ था और वहां पहुंचना मुश्किल था। डेविड बेन गुरियोन ने
थियोडोर हेर्त्ज़ल की तस्वीर के नीचे खड़े होकर घोषणा की, हम आज से यहूदी राष्ट्र की स्थापना की घोषणा करते हैं जो इजराइल के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा, हम अपने सभी पड़ोसी देशों की तरफ दोस्ती और शांति का हाथ बढ़ाते हैं। इस मुल्क में हमारे और अरब लोगों के लिए पर्याप्त जगह है। इस तरह इजराइल का जन्म हुआ, सपना हकीकत बन चुका था। लेकिन अरब की उच्च समिति ने पहले ही घोषणा की थी। अरब लोग दृढ़ता पूर्वक ईश्वर और इतिहास के सामने घोषणा करते हैं कि वो विभाजन को लागू करने के लिए फिलिस्तीन में आने वाली किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। ब्रिटेन का मैंडेट आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और सैनिक घर लौट गए। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने प्रतीकात्मक रूप से ज़ायनिस्ट नेताओं को राष्ट्र की कमान सौंपी। मैं इतना उत्साहित था कि कई रातों तक सो नहीं पाया। अंग्रेजों से आजाद तेल अवीव। अंग्रेज इजराइल छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अरबों के लिए बहुत से हथियार छोड़े थे। अंग्रेज शुरू में ज़ायनिस्ट विरोधी थे। उन्हें ये भी यकीन नहीं था कि खून से पैदा हुआ इजराइल अरब सेनाओं का सामना कर सकेगा। अधिकांश राजनयिकों और विश्व के नेताओं और यहाँ तक कि यहाँ के कुछ ज़ायनिस्ट नेताओं को भी इस नए बने देश के लिए अरब सेनाओं के हमले का सामना करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर लगा। पड़ोसी अरब देशों की सेनाएं पूर्व ब्रिटिश मैंडेट वाले पुराने इलाके में घुस गईं। पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ। मिस्र के विमानों ने तेल अवीव पर बमबारी की। नाजियों के यातना शिविरों से आजादी के लगभग 3 साल बाद अधिकांश यहूदी मान रहे थे कि वो इस बार अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। वो यकीनन एक गलती थी, ऐसे युद्ध में प्रवेश करना जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। ध्यान रखिए कि अरबों ने जंग छेड़ी और हार गए। क्या इजराइल बेहतर व्यवहार कर सकता था? हाँ। हर जगह घोषणा की गई, अगर आप हाइफा जाने वाली तटीय सड़क लेते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, आप बच सकते हैं। उन्होंने हाइफा से तेल अवीव तक ट्रक लोड किए। गांवों के लगभग सभी निवासियों को बाहर कर दिया गया। लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और वहां रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था, और उन लोगों ने सोचा, जैसा कि जाफा में मेरे माता पिता ने सोचा था, कि वो चले जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जैसा कि लोग युद्ध में सोचते हैं कि जंग खत्म होने पर लौट आएंगे, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं जा पाए। Mon père nous avait évacués, ma mère et moi, quelques semaines plus tôt, dans... मेरे पिता ने कुछ हफ्ते पहले मुझे और मेरी माँ को एक ट्रक पर बिठाया। यकीन मानिए, इस ट्रक ने महिलाओं और बच्चों को लेबनान की दक्षिणी सीमा पर ले जाकर बस पटक दिया। जब शहर ध्वस्त हो गया, मेरे पिता और बहन बंदरगाह गए और शहर से बाहर जा रही आखिरी नाव में सवार हो गए, तो वो समुद्र के पार निर्वासन में लेबनान पहुंच गए। नकबा से बचकर निकले एक आदमी ने मुझे बताया, जाफा में नावें तैयार खड़ी थीं। क्या उनका वहां होना संयोग मात्र था? नहीं, वो नावें लोगों को भगाने के लिए थीं, वरना उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। अपनी मर्जी से कोई नहीं जाता। कोई भी अपनी इच्छा से अपना घर, खेत, अपनी जमीन नहीं छोड़ता। युद्ध में लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं, और उन्हें खास तौर पर किसानों को उम्मीद रहती है कि युद्ध समाप्त होने के बाद वो अपनी जमीन और अपने घरों को लौट आएंगे। अरब नेताओं ने कहा, अभी ये जगह छोड़ दो और बाद में लौट आना। हम जीतेंगे, हम वापस आएंगे और सब कुछ ले लेंगे, अपनी संपत्ति, अपनी जमीन, हम जीतेंगे। मेरी नजर में ये गुनाह है कि उन्हें वापस नहीं जाने दिया गया। युद्ध में लोग विस्थापित होते हैं, लेकिन जब उन्होंने लौटने की कोशिश की तो हमने उन पर गोली क्यों चलाई?
मई में हुई इजराइल की स्थापना के कुछ महीने बाद जुलाई में लोगों को बंदूक की नोक पर अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हम उन 7,50,000 फिलिस्तीनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो 1948 से पहले, उसके दौरान और बाद में विस्थापित हुए। कई सारे ऑपरेशनों के बाद, जिसमें कई बार संघर्ष विराम भी हुआ, इजराइल की सेना ने यरूशलेम को छोड़कर सभी मोर्चों पर जीत हासिल की। यरूशलेम को युद्ध विराम रेखा से बांटा गया, जिससे पुराना शहर अरब लोगों की ओर हो गया था। जॉर्डन के सैनिकों ने यहूदी आबादी को खदेड़ दिया। वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया और गाजा पट्टी पर मिस्र ने कब्जा कर लिया। 1947 तक उन्होंने फिलिस्तीनी जमीन का 10%, केवल 10% खरीदा था। 1948 में युद्ध के बाद बाकी जमीन पर कब्जा करके उसे अपने अधिकार में ले लिया गया। 1948 में युद्ध के कारण इजराइल के बनने से पहले देश में रहने वाले 9 लाख फिलिस्तीनी अरबों में से अधिकांश भाग गए। केवल 1.5 लाख फिलिस्तीनी रह गए जो इजरायली सैन्य प्रशासन के अधीन थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शरणार्थियों की सहायता के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। आपको ध्यान रखना होगा कि 1948 में यूरोप में लाखों विस्थापित लोग थे। 8 लाख फिलिस्तीनियों, या जैसा कि उस वक्त हम उन्हें मूल निवासी कहते थे, उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता था। على هذه الأرض ما يستحق الحياة. رائحة الخبز في الفجر. تعويذة امرأة للرجال. غيم يقلد سربا من الكائنات. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. فلسطين